ये प्रकोप हमें और बहुत बहुत तरीक़ों से देखने को मिलना है, और ये आफ़त ऐसी है जो हमने खुद अपने ऊपर आमंत्रित करी है। अभी 2025 में हम वास्तव में जितना थे जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी कम करने की, तो हम उससे और ऊपर निकल गए हैं। लगातार बारिश और बाढ़ उत्तर भारत को तबाह कर रही है। दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत ने इस विनाश को प्रगति की हमारी गलत परिभाषा का प्रतिबिंब बताया है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हार्पर्स कॉलिंस द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक ट्रस्ट विदाउट अपॉलॉजी के विमोचन से पहले आचार्य प्रशांत ने चेतावनी दी कि बाढ़ और भूस्खलन को प्राकृतिक आपदा कहना खतरनाक है, क्योंकि यह इन आपदाओं के मानव निर्मित कारणों को नकारता है। आचार्य प्रशांत ने कहा कि इन आपदाओं से हुए नुकसान के विशाल पैमाने के कारण हर राहत प्रयास छोटा लगता है। हिमालय की पहाड़ियां इसलिए ढह रही हैं क्योंकि हमने निर्माण और प्रगति के नाम पर सालों तक उन्हें खोदा, विस्फोट किया और सीमेंट से ढक दिया। जब नदियों को जबरन कंक्रीट में और दलदली भूमि को अचल संपत्ति में बदल दिया तो मॉनसून निश्चित रूप से इसका बदला लेगा। आप खुद ही सुनिए आचार्य प्रशांत ने क्या कहा। The book is about life, the reality of life, and since we are all living beings, it is important that we know what it means to live. The book concerns all aspects of living, which is relationships, love, goals, purpose, religion, spirituality, work, career, birth, death, all that comes with being alive. And I've tried to cover it in the most aphoristic way possible, because ordinarily we think that there is a distinction, a gap between what we call as the worldly or practical life and the spiritual life. So I worked with a determination to disprove that gap. If that gap is allowed to exist, then the worldly life will be dissociated from a center of wisdom, and that would mean that practically in the world we would be walking blindfolded, stumbling, struggling, getting hurt, and all wisdom literature at its core aims to address that suffering, right? And the purpose of the book then is to very practically, in a manner accessible to the common reader, address the central problem of living, loving, suffering, so that we can fly freely, live with awareness, and live with joy. Thank you. हिंदी में सर करते। देखिए, आध्यात्मिक साहित्य तो हमेशा से मौजूद रहा है ना, लेकिन उसके बाद भी हम में से बहुत लोगों का आग्रह रहता है कि आध्यात्मिक दुनिया और व्यवहारिक दुनिया, वो व्यवहारिक दुनिया जिसमें हमारा व्यापार है, दुकान है, रिश्ते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हमारा ये आग्रह रहता है। लेकिन अगर जो हमारी व्यवहारिक दुनिया है, जिससे हमारा घर द्वार, दुकान, व्यापार, काम, संसार, समाज, ये सब आता है, और आध्यात्मिक दुनिया, ये दोनों अलग अलग हैं, तो फिर हमारा व्यवहारिक जीवन दुख में ही बीतेगा। क्योंकि अध्यात्म का या बौद्ध साहित्य का काम ही यही रहा है कि वो आपकी इस ज़िंदगी के वर्तमान दुखों को संबोधित करे और हमें बेड़ियों से आज़ाद होकर के, बंधनों से आज़ाद होकर के उन्मुक्तता से जीने के लायक बनाए। लेकिन हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, व्यवहारिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को अलग अलग कर दिया। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए फिर हम पाते हैं कि उपनिषदों के और गीताओं के श्लोक संक्षिप्त हैं, और जब आप ब्रह्म सूत्र में जाते हैं तो वहाँ मामला और संक्षिप्त हो जाता है। फिर जब आप संत कवियों के पास जाते हैं तो वहाँ दोहे संक्षिप्त हैं। वो इसीलिए हैं, और सिर्फ संक्षिप्त ही नहीं है, वो आम जनमानस की भाषा में है। वो इसीलिए है ताकि जो ऊंची से ऊंची बात है उसको संक्षेप में आम आदमी तक लाया जा सके। और लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऊंची बात आसमान की अगर ज़मीन तक नहीं लाई गई तो ज़मीन का जीवन दुखदाई ही रहेगा।
तो वही प्रयास मैंने करा है कि जीवन के हर पहलू को संबोधित करूं, जीना मरना, उठना बैठना, नुकसान, नफ़ा, रिश्ते नाते, शादी ब्याह, दोस्ती यारी, व्यापार, क्या करें क्या ना करें, धर्म, ईश्वर, ये सारी बातें ली हैं और एकदम संक्षिप्त तरीके से आम आदमी के लिए संकलित करी हैं। हर इसमें जो चैप्टर है, प्रत्येक अध्याय अधिक से अधिक 2 पन्नों का है, ताकि उसमें वही संक्षिप्तता रहे जो श्लोकों और दोहों में पाई जाती है, लेकिन गहराई पर किसी भी तरह का समझौता किए बिना। तो ऊंची से ऊंची बात को संक्षेप से संक्षेप में आम आदमी तक लाने का प्रयास है ये किताब। अंतिम प्रश्न सर ये रहेगा कि देश भर में कई राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रसित हैं, चाहे मैं बात करूँ उत्तराखंड की, हिमाचल की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, या फिर पंजाब में जो अभी हाल तस्वीरें आ रहे हैं वो भी आप देख रहे होंगे सर, बड़े विचलित करने वाले तस्वीरें आ रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें मुझे विचलित कर रही हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ एक बड़ी मानवीय त्रासदी है, वो तो है ही, प्रत्यक्ष हम सबको दिख रही है। मैं उससे थोड़ा आगे का भी देख पा रहा हूँ। मैं चाहता नहीं ऐसा हो, पर वैज्ञानिक तथ्य ये है कि आने वाले समय में, और समय से मेरा मतलब है शायद अगला साल ही, आने वाले समय में हमें इससे भी ज़्यादा विभत्स तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऐसा होने वाला है। और यही कारण है कि जब मैं इन तस्वीरों को और वीडियोस वगैरह को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रेरित अनुभव करता हूँ कि लोगों को सच बताया जाए कि कहाँ से आ रही है ये आपदा। देखिए, ये सबको समझना चाहिए, ये मात्र प्राकृतिक विध्वंस नहीं है, इसको नेचर्स फ्यूरी भर नहीं कहा जा सकता कि साहब मानसून होता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत बार होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, ये साधारण सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई आपदा है, ये मैन मेड क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी है, ये हमने करा है। और जो हमने करा है उसकी दर हर साल बढ़ती ही जा रही है, और उसका जो बड़े से बड़ा कहर है वो टूट रहा है उन पर जो दुर्बल हैं और गरीब हैं। और जो दुर्बल हैं गरीब हैं उनका कार्बन एमिशंस में बहुत कम हाथ रहता है, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको ही बर्दाश्त करनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, जिनका इस पूरी प्रक्रिया में, इसके कारणों में एकदम योगदान नहीं है, शून्य, माने कि पशु पक्षी, उन पर तो इंसानों से भी ज़्यादा गंभीर गाज गिर रही है, वो तो कहीं के नहीं बच रहे, और उनकी हालत का तो कोई जायज़ा भी नहीं लिया जा रहा, कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। और ये आने वाले सालों में बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि ये हमने करा है। इस पूरी चीज़ के पीछे हमें पानी दिख रहा है, हमें गैस नहीं दिख रही है। हम सोच रहे हैं कि मामला पानी का है, मामला पानी का नहीं है, मामला कार्बन एमिशंस का है। यही कार्बन एमिशंस हैं जो वातावरण में जा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो सूरज की गर्मी को रोक लेती है, वापस नहीं जाने देती। हमारा जो पूरा वातावरण है ना, ये गर्म हो रहा है। गर्मी का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी, और वही ऊर्जा है जो बहुत बहुत ज़्यादा तूफ़ानों के रूप में, बारिश के रूप में, चक्रवातों के रूप में और तापमान के रूप में हमारे सामने आ रही है। और आने वाले समय में ये विभीषिकाएँ बढ़ने वाली हैं। ये बात मुझे बहुत चिंतित कर रही है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में लोगों में जागरूकता पहुंचाएं, क्यों, वरना हम यही सोचते रहेंगे कि अरे बहुत बुरा हो गया, बेचारों की किस्मत ख़राब थी। ये किस्मत ख़राब होने की बात नहीं है। प्रशांत अद्वैत संस्था ने ऑपरेशन 2030 नाम से एक अभियान शुरू करा है, जिसका उद्देश्य यही है कि जनसाधारण में जागरूकता लाई जाए, और फिर नीचे से नीचे के आदमी से लेकर के नीति निर्धारकों तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी नंबर 1। क्योंकि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, इसमें इतनी क्षमता है कि ये इस पृथ्वी से जीवन ही समाप्त करके रख दे। ये 6th मास एक्सटिंक्शन है, इसको एंथ्रोपोसीन कहा जा रहा है। पहले भी जब मास एक्सटिंक्शन हुए, मास एक्सटिंक्शन माने कि पृथ्वी से प्रजातियाँ ही विलुप्त हो गई, पहले भी जब हुआ है ऐसा, तो उसका 5 में से 3 बार कारण यही था कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई थी। वही चीज़ फिर से हो रही है। और इतिहास हमसे सवाल करने वाला है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब उसको किसी कदर रोका जा सकता था,
तब आपकी पीढ़ी क्या कर रही थी। ये सब शब्द हैं जो सबको पता होने चाहिए कि पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का, उसने 2030 के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन का 44% रिडक्शन का ग्लोबल हमें गोल दिया हुआ है। लोगों को ये बातें नहीं पता है। नेट ज़ीरो क्या होता है लोगों को नहीं पता है ना। लोगों को ये पता है कि 2030 का गोल था 44% कमी करने का, रिडक्शन का, लेकिन उसकी जगह अभी 2025 में हम वास्तव में हम जितना थे जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी कम करने की, तो हम उससे और ऊपर निकल गए हैं। हमने कुछ कम नहीं किया है बल्कि कुछ बढ़ा दिया है। तो इसी तरीके से एक टर्म होती है कि साल भर आपका जो कार्बन एमिशन का कोटा है, कि जो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक कार्बन एमिशन करना चाहिए था, वो आपने कब कर डाला। लोगों को पता होना चाहिए कि वो कौन सी टर्म होती है, और भारत ने और अमेरिका ने किस महीने में अपना साल भर का ही जो कार्बन कोटा था वो खत्म, एग्जॉस्ट कर डाला है। ये बातें लेकिन मीडिया ला नहीं रहा है मेन स्ट्रीम में। लोगों को लग रहा है कि ये सब तो ऐसे ही है, कोई से ईश्वरीय प्रकोप बोल रहा है, कहीं पर कुछ बाबा जी लोग हैं पिछले जन्म का भी कुछ बता रहे हैं, कोई कह रहा है ऐसा हो गया वैसा हो गया इसीलिए दैवीय प्रकोप है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा नहीं सामान्य बात है, होता रहता है, इसमें ऐसा क्या हो गया। ये सब ऐसा नहीं है। हमको पता भी नहीं है हम कितनी कितनी गंभीर समस्या के बीच पहुंच चुके हैं, और ये समस्या खुद हमारी खड़ी की हुई है। मानव अकेला ही ऐसा है, अकेली प्रजाति जिसने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, और हम अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं। हमने अपना ही घर जला दिया है। ये प्रकोप हमें और बहुत बहुत तरीक़ों से देखने को मिलना है, और ये आफत ऐसी है जो हमने खुद अपने ऊपर आमंत्रित करी है। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, और हमें बहुत तेज़ी से काम करके अगर इसको रोकना है तो रोकना पड़ेगा। पर अभी हमारी ऐसी कोई दिशा नहीं लग रही, कोई नीयत नहीं लग रही कि आम आदमी हो चाहे नीति बनाने वाली सरकारें, कोई भी इसको रोकने में उत्सुक हो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 20 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में 340 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने पूरे जिलों का संपर्क तोड़ दिया, और 1300 से ज़्यादा सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि पंजाब के 1400 गांव प्रभावित हुए हैं, और दिल्ली एनसीआर में भराव, ट्रेन रद्द होने और परिवहन बाधित होने से जूझ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।